एक अमीर फैमिली का एयर होने के नाते मैंने 15 इयर्स की एज से फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। 17 इयर्स की एज तक मैंने फैमिली एंटरप्राइज को टेंस ऑफ बिलियंस तक पहुंचा दिया और 19 इयर्स की एज में ग्रुप के सबसे कोर बिजनेसेस की कमांड भी ले ली। लेकिन मेरे और मेरे ट्विन ब्रदर के 20th बर्थडे बैंक्वेट के दिन, जो जी ग्रुप के पावर ट्रांजिशन का दिन भी था, ग्रैंडपा ने फैमिली हेड की निशानी रेड सैंडलवुड सील मुझे देने के बजाय मेरे उस निकम्मे भाई को दे दी जो सिर्फ पार्टी करना और मस्ती करना जानता था। और जब मैंने उसे स्मग एक्सप्रेशन के साथ सील लेते हुए देखा, हत्ता कि मेरे शोल्डर पर फेक तसल्ली देने वाला पैट भी मारा, जबकि मेरी फियांसे शर्माते हुए उसे टोस्ट ऑफर कर रही थी, तब मुझे सब समझ आ गया। पता चला उनके लिए सिर्फ सो कॉल्ड एल्डेस्ट लेजिटिमेट ग्रैंडसन ही मैटर करता है। ठीक है, अगर बात ऐसी है तो वहीं पर इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ने का मेरा अनाउंसमेंट और स्क्रैच से बनाई हुई पूरी कोर टीम को साथ ले जाना बिल्कुल रीजनेबल है। जी फैमिली की पुरानी मैंशन के बैंक्वेट हॉल के अंदर क्रिस्टल शैंडलियर की रोशनी हर तरफ चमक रही थी, जो सबके चेहरों पर एक फेक और धुंधली सी ग्लो डाल रही थी। आज मेरे और मेरे भाई जी योंग का 20th बर्थडे है और साथ ही जी ग्रुप के पावर ट्रांजिशन का दिन भी। मैं जी यान बचपन से ही एयर के रूप में ट्रेन किया गया था। सबको यकीन था कि आज रात ग्रैंडपा फैमिली हेड की पोजीशन मुझे ही देंगे। वाइन ग्लास पकड़े हुए, होठों पर पोलाइट स्माइल के साथ चारों तरफ से मिल रही कांग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट करते हुए मैं हर एक को नॉट करके जवाब दे रहा था। लेकिन मेरी नजर हेड टेबल पर बैठे ग्रैंडपा पर टिकी हुई थी। वो डार्क रेड ट्रेडिशनल सूट पहने हुए थे, बिल्कुल एनर्जेटिक लग रहे थे और अपने हाथों में रखे डार्क वुडन बॉक्स को धीरे से स्ट्रोक कर रहे थे। उसके अंदर जी फैमिली की एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखी हुई थी। स्टेज पर होस्ट ने एनर्जेटिक ओपनिंग स्पीच दी और एटमॉस्फेयर को पीक पर पहुंचा दिया। आखिरकार ग्रैंडपा खड़े हो गए। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। उन्होंने गला साफ किया और उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी। आज मेरे दोनों ग्रैंडसन्स का 20th बर्थडे है और साथ ही वो दिन भी जब ये बुढ़ा फाइनली रिटायर हो रहा है। वो थोड़ी देर के लिए रुक गए और उनकी नजर पूरे हॉल पर घूमी, फिर आकर मुझ पर टिक गई। उस नजर में एक अजीब सी इमोशन थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरा हार्ट बीट थोड़ा तेज हो गया। हमारी जी फैमिली के रूल्स के मुताबिक फैमिली हेड की पोजीशन एल्डेस्ट लेजिटिमेट ग्रैंडसन को दी जाती है। मेरा दिल अचानक डूब गया। एल्डेस्ट लेजिटिमेट ग्रैंडसन? मैं और जियोंग ट्विंस हैं। वो मुझसे सिर्फ 3 मिनट पहले पैदा हुआ था। क्या सिर्फ उन 3 मिनट्स की वजह से मेरी पिछले 20 सालों की सारी मेहनत हवा में हो जाएगी? मैंने देखा ग्रैंडपा ने वुडन बॉक्स खोला, उस हैवी सील को बाहर निकाला और फिर मेरे पास से सीधा निकल गए। वो सीधे उस आदमी की तरफ बढ़े जो मेरे बगल में खड़ा था, जियोंग, जो वहाँ बिल्कुल केयरलेस मग के साथ खड़ा था। जियोंग, आज से तुम जी फैमिली के हेड हो, जी ग्रुप के चेयरमैन हो। याद रखना, तुम एल्डेस्ट ग्रैंडसन हो, तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। जियोंग एक पल के लिए फ्रीज हो गया, फिर उसके चेहरे पर पागलपन भरी खुशी छा गई। उसने लगभग सील को ग्रैंडपा के हाथ से झट से ले लिया। थैंक यू ग्रैंडपा, मैं जरूर करूंगा। पूरा हॉल बिल्कुल साइलेंट था। सबकी नजरें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गई, जैसे तेज सर्च लाइट्स मेरे चेहरे पर पड़ रही हो। कुछ नजरों में सिंपैथी थी, कुछ में मजाक और कुछ में सीधी खुशी। मेरे चेहरे की मसल्स सख्त हो गई। मुश्किल से वो पोलाइट स्माइल बनी हुई थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बहुत क्लियर आवाज गूंजी, हा हा हा, मैं जीत गया। मुझे पहले से पता था। सिर्फ 3 मिनट पहले पैदा होना मतलब मैं एयर बनने के लिए डेस्टिन था। वो इडियट जी यान, इतनी पढ़ाई की, इतने प्रोजेक्ट्स चलाए, खुद को आधा मार डाला काम करते करते, और आखिर में सब कुछ सिल्वर प्लेटर पर रखकर मुझे दे दिया। यार कितना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा। मैंने तुरंत सर उठाकर जी योंग की तरफ देखा। वो कंपनी की सील को हवा में ऊपर उठाए खड़ा था। उसके चेहरे पर बिना किसी पर्दे के घमंड साफ दिख रहा था। लेकिन उसके मुंह से निकला, छोटे भाई, अब मुझे तुम्हारी मदद की सच में जरूरत पड़ेगी। हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। वो आवाज, वो उसके दिल की आवाज थी। मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं किसी के थॉट्स सुन सकता हूँ। शायद इस पल की बेइज्जती और गुस्से ने मेरे अंदर कोई छुपी हुई पावर जगा दी थी। जी योंग मेरे पास आया और मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। उसकी पकड़ में सिर्फ पावर का नशा था। इसकी बेजान सी शक्ल देखो, कसम से हंसी आ रही है। बचपन से इतना आकारता था जैसे सब कुछ इसी का हो। बुढ़े के लिए सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ। मेरे नाखून मेरी हाथों की हथेली में गहरा धंस गए। तभी मेरी फियांसे लियू रियान वाइन ग्लास पकड़े हुए बड़े ग्रेसफुल अंदाज में जी योंग के पास आई। उसने वही कस्टम गाउन पहना हुआ था जो मैंने ऑक्शन में जीतकर उसे दिया था। उसके गालों पर हल्की सी शर्मीली लाली थी और उसकी आंखें चमक रही थी। जी योंग, कांग्रेचुलेशंस, ये टोस्ट तुम्हारे नाम। उसने मेरी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। फिर मैंने उसके थॉट सुने। थैंक गॉड मॉम ने मुझे वार्न कर दिया था, हमेशा बड़े ट्विन को चूज करो। किसे फर्क पड़ता है कि जी यान कितना केपेबल है। जी फैमिली जैसी ओल्ड फैशन फैमिली में बर्थ ऑर्डर ही सब कुछ होता है। अच्छा हुआ मैंने गलत साइड नहीं ली। मैं जी ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ बनने वाली हूँ। तो बात ये थी, उन सब के लिए मेरी सारी वैल्यू उन बेकार के 3 मिनट से भी कम थी। उनके सो कॉल्ड रूल्स और ट्रेडिशंस बस बहाने थे, मीडियोकर लोगों को बचाने और केपेबल लोगों को दबाने के बहाने। मैंने देखा जी योंग ने लियू रियान का ड्रिंक एक ही घूंट में खत्म कर दिया और अपने अंगूठे से उसके हाथ के पिछले हिस्से को सजेस्टिव तरीके से सहलाया। मैंने देखा ग्रैंडपा गर्व से अपनी दाढ़ी सहला रहे थे, जैसे दुनिया का सबसे समझदार फैसला उन्होंने ही लिया हो। मैंने देखा रिलेटिव्स जी योंग के आसपास इकट्ठा हो गए और बेकार की तारीफों की बारिश करने लगे, जैसे मैं बस बैकग्राउंड में खड़ा कोई बेकार सा इंसान हूँ। मेरे दिल में जल रही आग ने मेरी आखिरी बची हुई समझ भी जला दी। मैंने धीरे से अपनी बंद मुट्ठियां खोल दी और हंसना शुरू कर दिया। हंसी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह उसने रूम का सारा शोर एक पल में रोक दिया। मैंने माइक्रोफोन उठाया और स्टेज के सामने चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे और मेरे बड़े भाई के बर्थडे बैंकेट में आने के लिए शुक्रिया। मैंने जानबूझकर बड़े भाई
शब्दों पर ज्यादा जोर दिया। ग्रैंडपा सही कह रहे हैं, जी फैमिली के अपने रूल्स हैं। ग्रैंडपा संतुष्टि से सर हिलाने लगे। अच्छा है तुम अपनी औकात समझते हो, आगे से अपने भाई का अच्छे से साथ देना, तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरी तरफ जी योंग मजा ले रहा था, एक्टिंग करता रहे, देखते हैं कितनी देर तक ये नाटक चलता है। मैंने रूम में चारों तरफ देखा और मेरी आवाज बिल्कुल साफ और मजबूत थी। जब जी फैमिली एल्डेस्ट ग्रैंडसन और ट्रेडिशंस को इतनी इंपॉर्टेंस देती है तो सेकंड सन होने के नाते मुझे भी अपनी जगह समझनी चाहिए। मैं जियान यहीं और इसी वक्त पब्लिक में अनाउंस करता हूँ कि मैं अपने जी फैमिली इनहेरिटेंस के सारे राइट्स वॉलंटरीली छोड़ रहा हूँ और मैं जी ग्रुप को बिल्कुल खाली हाथ छोड़कर जा रहा हूँ। बस इतना कहना था कि पूरा हॉल शॉक में सांस खींचकर रह गया। ग्रैंडपा अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए और कांपते हुए उंगली मेरी तरफ कर दी। गुस्से से कांपते हुए बोले, तुमने अभी क्या कहा नालायक। मैंने उन्हें इग्नोर किया और बोलता रहा, इसके अलावा प्रोजेक्ट जी हैंग जिसे मैंने बिल्कुल शुरुआत से खुद बिल्ड किया और जिसके ऊपर मेरा पूरा अथॉरिटी है, उसकी कोर टीम, सारा प्रोजेक्ट डेटा, क्लाइंट रिसोर्सेज और अगले 3 साल का डेवलपमेंट रोड मैप सब मेरी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसलिए उनका मेरे साथ आना बिल्कुल नेचुरल है। इतना कहकर मैंने माइक्रोफोन नीचे रख दिया। मैं मुड़कर चल दिया। जब मैं जियोंग के पास से गुजरा मैंने उसकी घबराई हुई अंदर की आवाज सुनी, क्या वो अपने लोगों को भी ले जा रहा है? ये प्रोजेक्ट जी हैंग क्या है? क्या ये कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है? नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, मैंने बस उसे ठंडी नजर से देखा। मेरे सम्मानित फैमिली हेड, थोड़ी डिग्निटी रखिए। मेरे पीछे बैंक्वेट हॉल के एक और कोने में सूट पहना हुआ एक यंग आदमी खड़ा हो गया। वो मेरा राइट हैंड मैन लिन जाओ था। उसने अपनी चेयर से जैकेट उठाई और 2 टेबल्स पीछे बैठे लोगों से शांत आवाज में बोला, मिस्टर जी जा चुके हैं, हम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना सामान पैक करो, कल से हम नए ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। जी मिस्टर लिन। उन 2 टेबल से 20 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े हो गए। वो जी ग्रुप के टेक, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स की पूरी कोर बैकबोन थे। वो बिना एक बार पीछे देखे मेरे साथ एग्जिट की तरफ चल दिए। पूरा बैंक्वेट हॉल फिर से बिल्कुल साइलेंट हो गया। वहां सिर्फ मेरा निकम्मा बड़ा भाई बचा था जो उस फैमिली सील को पकड़े खड़ा था, जो अब उसके लिए अचानक बहुत भारी पड़ने लगी थी, और ग्रैंडपा का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया था। मैं जी फैमिली एस्टेट के मेन गेट से बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा ने बैंक्वेट हॉल की परफ्यूम की घुटन भरी स्मेल को उड़ा दिया। लिन जाओ जल्दी से मेरे पास आया और मेरे कंधों पर कोट रख दिया। मिस्टर जी, कार रेडी है। मैंने सिर हिलाया और बैक सीट में बैठ गया। मेरे पीछे वो 20 से ज्यादा कोर टीम मेंबर्स भी एक एक करके पीछे वाली गाड़ियों में बैठ गए। किसी ने एक भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ अपने एक्शन से बता दिया कि वो किस साइड खड़े हैं। ये वही लोग थे जिन्हें मैंने ग्रेजुएशन के बाद टॉप यूनिवर्सिटीज से पर्सनली रिक्रूट किया था और खुद ट्रेन किया था। हमने साथ में अनेक ऑल नाइटर्स निकाले थे और अनेक मुश्किलों का सामना किया था। हमारे बीच का ट्रस्ट एक नॉर्मल बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप से काफी आगे बढ़ चुका था। कार आराम से इस अमीर कॉलोनी से दूर निकलने लगी। मैं रियर व्यू मिरर में जी फैमिली मेंशन को धीरे धीरे छोटा देखता रहा। वही जगह थी जिसे मैं कभी अपना घर समझता था। तभी मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। ग्रैंडपा का कॉल था। मैंने तुरंत कट करके उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके तुरंत बाद जियोंग का कॉल आया। मैंने रिसीव कर लिया। जी एन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुरंत वापस आ जाओ। फैमिली हेड साहब, मैंने सीधे टोन में जवाब दिया, अपनी जुबान संभालिए। हम अब भाई नहीं रहे, हम सिर्फ आम बिजनेस राइवल्स हैं। राइवल्स? तुम खुद को मेरा राइवल समझते हो? भूल मत, जो कपड़े तुम पहने हुए हो और तुम्हारे कार्ड्स में जो पैसे हैं सब जी फैमिली के हैं। मैं ग्रैंडपा से तुम्हारे सारे कार्ड्स फ्रीज करवा चुका हूँ। देखते हैं तुम अपनी उस टीम को कैसे खिलाओगे। रिमाइंडर के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी खुद की एबिलिटीज से कमाए गए बोनसेस और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मेरे लिए नई शुरुआत करने के लिए काफी हैं। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। जियान ये नहीं जानता था कि 18 ईयर्स की एज से मैंने अपने प्रोजेक्ट बोनसेस और स्पेयर टाइम से जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स किए थे उन्होंने मिलकर एक काफी बड़ा स्टार्टअप फंड बना दिया था। मैं कभी अपनी सारी उम्मीदें किसी और पर नहीं रखता, अपनी फैमिली पर भी नहीं, और फैक्ट्स ने प्रूव कर दिया कि मैं बिल्कुल सही था। थोड़ी देर बाद लू रियान का कॉल भी आ गया। अयान, प्लीज कोई इंपल्सिव काम मत करो। मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ग्रैंडपा बूढ़े हो चुके हैं, तुम उन्हें इतना गुस्सा नहीं दिला सकते। जल्दी वापस आओ और उनसे माफी मांग लो। अभी भी सब कुछ ठीक करने का चांस है। सब कुछ ठीक करने का चांस? मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा। लू रियान, जब तुम थोड़ी देर पहले जियोंग को टोस्ट दे रही थी तब तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था। लाइन के दूसरी तरफ वो तुरंत अटक गई। मैं सिर्फ टेंशन कम करने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे जानते हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अच्छा, तो फिर दिल में जो आदमी है उसे निकालकर जी फैमिली के नए हेड को उसकी जगह दे दो। हम ऑफिशियली खत्म हो चुके हैं। मैंने कॉल काट दी और उसका नंबर भी सीधा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। लिंजू फ्रंट सीट से एक टैबलेट मेरे तरफ बढ़ाता है। मिस्टर जी, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी टीम ने रात भर में तैयार किए हैं। प्रोजेक्ट सेल के फॉलो अप प्लान्स और हमारी नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डिटेल्स भी हैं। प्लीज एक नजर डाल लीजिए। मैंने टैबलेट लिया और स्क्रीन पर भरे हुए टेक्स्ट और डेटा को देखने लगा। धोखे से जम चुका मेरा दिल आखिर थोड़ी सी गर्माहट महसूस करने लगा। कंपनी का नाम होगा शिनकी टेक। लिंजू की आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया नाम है, एक बिल्कुल नई शुरुआत। हमने पूरी रात जागकर डाउनटाउन में एक ऑफिस बिल्डिंग का पूरा फ्लोर रेंट पर ले लिया। अगली सुबह जब जी ग्रुप के एम्प्लॉयज को इस बात का पता चला तो पूरी कंपनी में अफरा तफरी मच गई। जियोंग चेयरमैन ऑफिस में बैठा था और हर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स की इमरजेंसी रिपोर्ट से घिरा हुआ था। उसका दिमाग घूम रहा था। क्या फुंगवा कंपनी पार्टनरशिप का फाइनल ड्राफ्ट आज सबमिट होना है? प्रोजेक्ट लीड कहाँ है? वो कल जियान के साथ चला गया और वेस्ट सिटी रियल
एस्टेट ऑनलाइन मार्केटिंग, वो तो अगले हफ्ते लॉन्च होनी है। चेयरमैन, उस प्रोजेक्ट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर ली हैंडल कर रहे थे, वो भी चले गए। जी ग्रुप में अब भी मौजूद मेरे कुछ अंदर के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मैं कॉन्फ्रेंस रूम का पूरा हंगामा लाइव सुन रहा था। उन नलायकों ने जी यान का ऐसा क्या जादू खा लिया। ठीक है, जाने दो, दुनिया उनके बिना भी चलती रहेगी। नए लोग हायर करो, चाहे जितना पैसा लगाना पड़े, मार्केट से टॉप टैलेंट ले आओ। इसके बाद जी ग्रुप का ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मार्केट में पागलों की तरह रिक्रूटमेंट करने लगा। लेकिन बहुत जल्दी उन्हें पता चल गया कि जो भी सच में टैलेंटेड था वो जी यान का नाम सुनते ही मना कर देता था। सबको प्रोजेक्ट वॉयज के बारे में पता था। वो प्रोजेक्ट पूरी तरह जी यान ने खुद खड़ा किया था। उसके पीछे जो टेक्निकल बैरियर्स और मार्केट नेटवर्क था, उसे उसकी कोर टीम के अलावा कोई समझ नहीं सकता था। 3 दिन बाद कोर टीम के चले जाने और प्रोजेक्ट्स के फ्रीज हो जाने की खबर से जी ग्रुप का स्टॉक प्राइस 10% तक गिर गया। जी योंग परेशानी में अपने बाल नोच रहा था। दूसरी तरफ हमारी शिनकी टेक ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी थी। ओपनिंग डे पर कोई बड़ा ग्रैंड सेरेमनी नहीं हुआ, बस हम 20 के आसपास फाउंडिंग एम्प्लॉइज अपने नए ऑफिस में एक शैंपेन बॉटल खोलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। सब लोग, मैंने अपना ग्लास उठाया। पहले हमने जी ग्रुप का एम्पायर खड़ा करने के लिए खून पसीना बहाया था, लेकिन आज से हम अपना फ्यूचर खुद बना रहे हैं। सबकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रहा था। ये लोग टेक और मार्केटिंग फील्ड के असली एलीट थे। जी ग्रुप की रिजिड और सफोकेटिंग मैनेजमेंट से आजाद होते ही इनकी क्रिएटिविटी पूरी तरह फूट पड़ी। हमारा पहला काम था प्रोजेक्ट वॉयज के कोर प्रोडक्ट को उठाना, जो एक नया स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम था, और उसे पूरी तरह ऑप्टिमाइज और अपग्रेड करना। हम उसे शेड्यूल से पहले लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। ये प्रोडक्ट असल में साल के सेकंड हाफ में जी ग्रुप का फ्लैगशिप रिलीज होने वाला था, लेकिन अब ये शिनकी टेक का सबसे बड़ा वेपन बनने वाला था, जिससे हम मार्केट में अपनी पहली गोली चलाएंगे। शहर के दूसरे कोने में जी ग्रुप पूरी तरह डिजास्टर जोन बन चुका था। जिन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को जी योंग ने बहुत पैसे देकर हायर किया था, वो बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन को घूर रहे थे। नई टीम को प्रोजेक्ट वॉयज के पीछे छोड़े गए इनकम्प्लीट कोड की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मीटिंग में वो जी योंग के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पूरी रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहेंगे कि प्रीवियस टीम का कोड आर्किटेक्चर बिल्कुल बकवास है। ये पूरी तरह अनरियलिस्टिक है और इसकी कमर्शियल वैल्यू 0 है। बिल्कुल सही, इसकी बेसिक लॉजिक तक फ्लॉड है। हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि इसे स्क्रैप करके बिल्कुल शुरुआत से दोबारा बनाया जाए। अपने इनसाइडर की सीक्रेट रिकॉर्डिंग सुनते हुए मैं जोर से हंस पड़ा, क्योंकि वो लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उससे सीधा गार्बेज बोल दिया। और जी योंग, वो पूरा बेवकूफ, सच में उनकी बात मान गया। तो जियान ने इतना टाइम लगाकर यही बकवास बनाई थी और इसे किसी खजाने की तरह ट्रीट करता था। ठीक है, इसे तोड़ दो और सब कुछ शुरू से बनाओ। मैं सबको दिखाऊंगा कि यहाँ असली जीनियस कौन है। और बस एक पेन स्ट्रोक के साथ ही जियोंग ने नई टीम का प्रपोजल अप्रूव कर दिया। हमारे 90% कंप्लीट काम को सीधा ट्रैश में फेंक दिया। अब वो लोग 0 से शुरुआत कर रहे थे। सिर्फ इस एक डिसीजन ने जी कॉर्पोरेशन को रिसर्च और डेवलपमेंट में टेंस ऑफ मिलियंस का एक्स्ट्रा नुकसान करा दिया, साथ ही आधा साल भी बर्बाद कर दिया। ग्रैंडपा भले ही ऑफिशियली बैक सीट पर चले गए थे, लेकिन कंपनी में क्या हो रहा था उनसे कुछ छुपा नहीं था। उन्होंने जी योंग को वापस ओल्ड एस्टेट बुलाया और बुरी तरह डांट लगाई। नालायक, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि स्क्रैच से शुरू करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है साल के पहले आधे हिस्से में जो पैसा हमने लगाया था वो सब पानी में चला गया। जियोंग ने गर्दन तान कर जवाब दिया, ग्रैंडपा, नए हायर किए गए एक्सपर्ट सब कह रहे हैं कि जियान जो छोड़कर गया है वो बस एक फ्लैशी और खोखला शेल है। आप हर बार ये नहीं मान सकते कि जो भी वो करता है वो परफेक्ट होता है। अब वो हमारा दुश्मन है। दिल में वो सोच रहा था, बुढ़ा फिर से फेवरेटिज्म कर रहा है, ऐसे वक्त में भी जियान को प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे खुद को प्रूव करना होगा। मैं सबको दिखाऊंगा कि आखिर में सही कौन निकलेगा। ग्रैंडपा उसे समझा नहीं पाए और आखिर में सिर्फ गहरी सांस लेकर उसे अपनी मर्जी करने दी। उधर मैंने इस वंस इन अ लाइफ टाइम हेड स्टार्ट का पूरा फायदा उठाया। 1 महीने बाद शिनकी टेक्नोलॉजी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट रखा। मैं खुद स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा था और मीडिया और पोटेंशियल पार्टनर्स के सामने हमारा स्मार्ट होम सिस्टम रिवील कर रहा था। किमिंग सिस्टम आपकी लाइफ को पूरी तरह रीडिफाइन कर देगा। ये सिर्फ एक बेसिक कंट्रोलर नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट बटलर है जो आपको समझता है और एक बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जो मार्केट के हर कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ देता है। अपने हाईली इंट्यूटिव डिजाइन और मैसिव कंपैटिबिलिटी की वजह से किमिंग लॉन्च होते ही पूरे टेक इंडस्ट्री में धमाका कर गया। लॉन्च के पहले दिन ही हमने देश की टॉप 3 इंटीरियर डिजाइन फर्म्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली और 50 मिलियन से ज्यादा के ऑर्डर सिक्योर कर लिए। शिनकी टेक्नोलॉजी एक ही रात में लेजेंड बन गई। हमारे ऑफिस के फोन्स लगातार बज रहे थे। दूसरी तरफ जी कॉर्पोरेशन में अभी तक उनके नए प्लान का बेसिक फ्रेमवर्क ही कंप्लीट हुआ था। जब जियोंग ने न्यूज में मुझे इतना सक्सेसफुल देखा और किमिंग सिस्टम के सारे माइंड ब्लोइंग फीचर्स देखे तो गुस्से में उसने अपने ऑफिस का फेवरेट एंटीक वेस तोड़ दिया। ये इम्पॉसिबल है। क्या ये वही प्रोजेक्ट नहीं है जिसे मैंने स्क्रैप कर दिया था? इसने सिर्फ 1 महीने में से इतना परफेक्ट कैसे बना दिया? तब जाकर उसे सच समझ आया। उसे उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने बेवकूफ बनाया था। जिसे वो गार्बेज समझ रहा था वो असल में सोना था, ऐसा सोना जो पूरे मार्केट को हिला सकता था, और उसने अपने ही हाथों से उस सोने को कचरे में फेंक दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जी ग्रुप का स्टॉक प्राइस फिर से गिर गया। बोर्ड रूम में वो अंकल्स और बोर्ड मेंबर्स जो पहले ग्रैंडपा को सपोर्ट करते थे अब खुलकर शिकायत करने लगे। ओल्ड चेयरमैन, ये सब क्या हो गया? जियान के जाते ही कंपनी के कोर ऑपरेशंस लगभग पैरालिसिस में चले गए और अब देखिए वो हमारा प्रोजेक्ट लेकर हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गया है। ये किस तरह का मजाक है? बिल्कुल अनबिलीवेबल। ये हद से ज्यादा रिडिकुलस है। ग्रैंडपा टेबल के हेड पर बैठे थे और उनका चेहरा इतना अंधेरा था जैसे तूफान आने वाला हो। जियान, वो नाशुक्रा लड़का, उसके पर निकल आए हैं
और अब वो उसी हाथ को काट रहा है जिसने उसे खिलाया था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब तो बस शुरुआत थी। किमिंग सिस्टम की सक्सेस ने शिंग की टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री में मजबूती से एस्टैब्लिश कर दिया। हमने अपनी जीत की लहर का फायदा उठाया और मार्केट को तेजी से एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर हमने डोमेस्टिक हाई एंड स्मार्ट होम मार्केट का 30% हिस्सा कैप्चर कर लिया। कंपनी की वैल्यूएशन रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गई, जबकि दूसरी तरफ जी ग्रुप एक ऐसी क्राइसिस में डूब रहा था जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बेहाल होकर जी योंग हर तरफ हाथ पैर मारने लगा और अंधाधुंध रैंडम सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने लगा। वो किसी भी तरह एक नया ग्रोथ ड्राइवर ढूंढना चाहता था। आज किसी गुरु की बात मान लेता जो कहता था कि मेटावर्स ही फ्यूचर है और तुरंत 100 मिलियन वर्चुअल सोशल नेटवर्क बनाने में लगा देता। कल किसी इन्फ्लुएंसर की बात मान लेता जो बोलता लाइव स्ट्रीम सेलिंग सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है और फिर 50 मिलियन की एक और टीम खड़ी कर देता। नतीजा ये हुआ कि उसके हर एक प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गए और लगाया गया हर पैसा डूब गया। कंपनी का कैश फ्लो खतरनाक स्पीड से खत्म हो रहा था। माइंड रीडिंग की वजह से मैं उसके हर बेवकूफाना डिसीजन को साफ महसूस कर सकता था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कंपनी को सच में कैसे चलाया जाता है। उसे सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढने थे और अपनी वैनिटी और ग्रीड को सेटिस्फाई करना था। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन उसके लिए बस एक पर्सनल प्लेग्राउंड बनकर रह गई थी। एक दिन मैं ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहा था, तब एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। कॉल लियू लियान की माँ आंटी लियू का था। ओह शाओयान, मैं आंटी बोल रही हूँ। उनकी आवाज पहले से 100 गुना ज्यादा एंथुजियास्टिक लग रही थी। कोई काम था? मैंने ठंडे टोन में पूछा। अरे बेटा, इतना डिस्टेंट क्यों बिहेव कर रहे हो? आज रात फ्री हो? मैंने टियानियो मैनर में टेबल बुक किया है। तुम और रियान कितने टाइम से नहीं मिले हो? चलो साथ डिनर करते हैं और बात करते हैं। मैं जवाब देता उससे पहले ही मैंने उनके अंदर के थॉट सुन लिए। ये लड़का बड़ा आदमी बन गया है। शिंग की टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशन लगभग जी ग्रुप के बराबर पहुंच गई है। रियान कितनी बेवकूफ थी जो इससे ब्रेकअप कर लिया। दोनों को तुरंत वापस मिलाना होगा। बस शादी हो जाए तो शिंग की ग्रुप का आधा हिस्सा प्रैक्टिकली लियू फैमिली का हो जाएगा। क्या कमाल का प्लान है। मेरे मुंह से ठंडी हंसी निकली। रहने दीजिए, मेरा और लियू रियान का अब कोई रिलेशन नहीं है और वैसे भी मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा मत कहो शाओयान, रियान के दिल में हमेशा तुम्हारे लिए स्पेशल जगह रही है। पिछली बार उसने ब्रेकअप भी जी योंग के प्रेशर में आकर किया था। वो बस एक बेचारी लड़की है। आखिर वो उसके खिलाफ कैसे जा सकती थी? उसके भी अपने रीजंस थे। रीजंस? मैंने ठंडी आवाज में कहा। क्या वो इस बात से परेशान थी कि चेयरमैन की वाइफ जल्दी नहीं बन पा रही थी? लाइन की दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। आंटी लियू ने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना सीधा जवाब दूंगा। कुछ सेकंड्स की ऑकवर्ड खामोशी के बाद वो जबरदस्ती हंस पड़ी। शाओयान, तुम शायद गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ या नहीं, ये आप और आपकी बेटी मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आज के बाद इस नंबर पर कॉल मत करिएगा, वरना मैं गारंटी नहीं देता कि लियू ग्रुप का स्टॉक भी जी फैमिली जैसा हाल ना देख ले। इतना कहकर मैंने कॉल वहीं काट दी। ऐसे सोशल क्लाइंबर्स के साथ डील करते वक्त पोलाइटनेस सिर्फ वक्त की बर्बादी होती है, सिर्फ सीधी धमकी ही काम करती है। और वैसा ही हुआ। उसके बाद लियू फैमिली ने दोबारा मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। जहाँ तक लियू रियान की बात थी, उसकी जिंदगी धीरे धीरे नर्क बन गई। जी योंग पार्टी और औरतों में उलझा हुआ था और उसे पूरी तरह भूल चुका था। उसने अपने बैकअप प्लान को भी साइड में फेंक दिया था। लियू फैमिली ने गलत साइड चूज की थी, इसलिए उनका सोशल स्टेटस इनर सर्कल में बुरी तरह गिर गया। अफवाह थी कि लियू रियान कई बैंक्वेट्स में मुझे बार बार मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार मेरे बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते थे। मैं उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता था। कुछ लोग एक बार खो जाते हैं तो फिर पूरी जिंदगी के लिए खो जाते हैं, और मेरे पास इन बेकार लोगों और उनके यूजलेस ड्रामा पर वेस्ट करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। मेरा अल्टीमेट गोल सिर्फ एक था, उस सड़े हुए और जिद्दी जी ग्रुप को पूरी तरह क्रश करना, जो सिर्फ ब्लड लाइन और सीनियरिटी को इंपॉर्टेंस देता था। जी ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशन अब बहुत ही डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। जी योंग की रेकलेस इन्वेस्टमेंट्स एक बॉटमलेस पिट की तरह कंपनी का पैसा निगल रही थी, और उनके कोर बिजनेस के लगातार श्रिंक होने की वजह से ग्रुप की रेवेन्यू सीधा क्लिफ से गिरने लगी थी। बैंक्स अग्रेसिवली अपने लोन्स वापस मांगने लगे और सप्लायर्स भी लाइन लगाकर पेमेंट डिमांड करने लगे। जी योंग आखिरकार सच में घबरा गया। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो सीधा ओल्ड मैंशन भागा और ग्रैंडपा से मदद की भीख मांगने लगा। स्टडी रूम के अंदर ग्रैंडपा लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट को घूर रहे थे। गुस्से से उनके हाथ तक कांप रहे थे। सिर्फ 6 महीनों में तुमने कंपनी का ये हाल कर दिया। जी फैमिली की 100 साल पुरानी लेगेसी तुम जैसे निकम्मे औलाद के हाथों बर्बाद होने वाली है। जी योंग घुटनों पर गिर गया। आंसू और नाक का पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। ग्रैंडपा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक बार और मेरी मदद कर दीजिए, बस एक आखिरी बार। आपके पास जरूर कहीं न कहीं हिडन फंड्स होंगे, अगर आप वो निकाल दें तो कंपनी बच जाएगी। बस हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ग्रैंडपा ने आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा थकान और निराशा से भरा हुआ था। काफी देर तक वो चुप रहे और फिर धीरे से बोले, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? जी योंग ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। जाकर जी यान से भीख मांगो। ग्रैंडपा की आवाज में कड़वाहट और मजबूरी साफ ही। उसे वापस आने को कहो। अगर वो मान गया तो मैं फैमिली हेड की सील उसे दे दूंगा और तुम उसके डेप्यूटी बनकर काम करोगे। सोचने वाली बात थी। आखिरकार वो अपना घमंड निगलने को तैयार हो गए थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जी योंग ने ये सुना, वो पूरी तरह पागल हो गया। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं मैं उससे भीख मांगू और उसके नीचे काम करूं? किस हक से? मैं एल्डेस्ट ग्रैंडसन हूँ, मैं फैमिली हेड हूँ, मुझे उसके सामने झुकना पड़ेगा? मैं मर जाना पसंद करूंगा। वो खुद को समझता क्या है? वो तो बस
पास एक सड़क से उठाया गया आवारा कुत्ता है। आवारा कुत्ता, उसका ये थॉट मेरे दिमाग में बिजली की तरह गिरा। बचपन से मुझे यही बताया गया था कि मैं और जी योंग ट्विंस हैं। सब लोग यही कहते आए थे, लेकिन क्या सच में ऐसा था? मैंने तुरंत लिन ज्यू को ऑर्डर दिया कि वो मेरी बर्थ वाली हॉस्पिटल की सारी रिकॉर्ड्स निकाले और उस साल का हर डॉक्यूमेंट लेकर आए। 3 दिन बाद लिन ज्यू एक पुरानी सी बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी और डीएनए पैटर्निटी रिपोर्ट लेकर मेरे ऑफिस पहुंच गया। बर्थ सर्टिफिकेट पर मदर के नाम वाली जगह मेरी माँ का नाम था, लेकिन इन्फेंट डिटेल्स में सिर्फ एक नाम लिखा था, जी योंग। और डीएनए रिपोर्ट तो उससे भी ज्यादा हिला देने वाली थी। पहला टेस्ट जी योंग और मेरे पेरेंट्स के बीच था, रिजल्ट परफेक्ट बायोलॉजिकल मैच। दूसरा टेस्ट मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच था, रिजल्ट जीरो बायोलॉजिकल कनेक्शन। मैं कभी भी जी फैमिली का बेटा था ही नहीं। मैं बस एक ऐसा बच्चा था जो जी योंग के ही दिन पैदा हुआ था और जिसे सपोजिडली हॉस्पिटल में गलती से बदल दिया गया था। नहीं, शायद ये कोई गलती नहीं थी। उस वक्त जी फैमिली के पास इतनी पावर थी कि किसी गलत बच्चे को घर ले आना और 20 साल तक नोटिस न करना लगभग इम्पॉसिबल था। सिर्फ एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बचता था, ये सब जानबूझकर किया गया था। शायद मेरी माँ ने उस वक्त सिर्फ एक ही बच्चा पैदा किया था, एक कमजोर और बीमार जी योंग। फैमिली की रेपुटेशन बचाने और एक हेल्दी एयर दिखाने के लिए उन्होंने मुझे उसे कवर करने के लिए इस्तेमाल किया। हो सकता है असली सेकंड सन जन्म के वक्त ही मर गया हो, इसलिए उन्होंने दुनिया से झूठ बोला कि उनके ट्विंस हुए हैं और मुझे अपना बैकअप प्लान बना लिया। मुझे एयर की तरह सिर्फ इसलिए रेस किया गया क्योंकि बचपन में जी योंग बहुत कमजोर था। उन्हें एक प्लान बी चाहिए था, और अब जब जी योंग बड़ा हो गया था और उसकी हेल्थ भी नॉर्मल लग रही थी, तो मैं वो बैकअप प्लान नेचुरली फेंक दिया गया था। ये जो एल्डेस्ट लेजिटिमेट ग्रैंडसन वाली कहानी थी, वो सिर्फ एक बेकार बहाना था ताकि सब कुछ आराम से जी योंग के हवाले कर दिया जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे रिडिकुलस झूठ। उस डीएनए रिपोर्ट को देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। 20 साल उनके साथ रहना, 20 साल उनकी परवरिश और टीचिंग्स पाना, और आखिर में पता चला कि ये सब एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड स्कैम था। मैं घीयान शुरू से ही घी फैमिली के लिए बस एक पॉन था। ये सच एक जहरीली तलवार की तरह था जिसने उनके लिए बची हुई मेरी आखिरी उम्मीद भी काट कर रख दी। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे दुख भी नहीं हो रहा था। मेरा दिल बस डरावनी हद तक शांत था। जब मेरी रगों में घी फैमिली का एक बूंद भी खून नहीं है, तो अब मैं जो भी करूंगा उसके लिए मुझे जरा सा भी गिल्ट महसूस नहीं होगा। उधर घी योंग भी आखिरकार ग्रैंडपा के प्रेशर के सामने झुक गया और मजबूरी में मुझे कॉल किया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, वो काफी देर तक हिचकिचाता रहा और फिर दांत पीसकर बोला, घीयान तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मिल सकते हैं। उसके दिमाग में चल रहा था, साले घीयान बस रुक जा, जैसे ही पैसा मेरे हाथ लगा मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं उसके अंदर की गालियां साफ सुन सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ शांति से पूछा, क्या बात है? ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम वापस आकर कंपनी को इस क्राइसिस से बाहर निकालो। वो चेयरमैन की पोजीशन तुम्हें देने को तैयार है। ये लफ्ज उसने इतनी मुश्किल से निकाले जैसे हर शब्द उसकी बेइज्जती कर रहा हो। मैं नकली सरप्राइज दिखाते हुए बोला, सच? तुम अपना इतना प्यारा एल्डेस्ट लेजिटिमेट ग्रैंडसन वाला थ्रोन छोड़ने को तैयार हो? मेरी बात सुनते ही घी योंग भड़क गया। ज्यादा खुश मत हो, अगर कंपनी को थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आई होती तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बारी आती? सुन लो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। उसके दिमाग में चल रहा था, पहले इसे वापस लाता हूँ, कंपनी स्टेबल हो जाए, फिर किसी बहाने इसे निकाल बाहर कर दूंगा। चेयरमैन सिर्फ मैं ही बनूंगा। मैं ठंडी आवाज में बोला, थोड़ी सी प्रॉब्लम? जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, घी ग्रुप पर 2 बिलियन से ज्यादा का डेट है और बैंक का फाइनल अल्टीमेटम अगले हफ्ते आ रहा है। घी योंग, तुम इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम कहते हो? घी योंग कुछ देर तक चुप हो गया। उसके पास जवाब ही नहीं था। तुम चाहते हो मैं वापस आऊं? ठीक है, मैंने अचानक टोन बदल दी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। एक मैसिव शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाओ और सारे फाइनेंशियल मीडिया को भी इन्वाइट करो। तुम और ग्रैंडपा सबके सामने फैमिली हेड की सील और चेयरमैन अपॉइंटमेंट लेटर पर्सनली मुझे हैंड ओवर करोगे और अपने पुराने डिसीजंस के लिए पब्लिक अपॉलॉजी दोगे। तुम सपना देख रहे हो? घी योंग चीख पड़ा, हम तुमसे माफी मांगे? तुम खुद को समझते क्या हो? मैं शांति से बोला, तो फिर बात खत्म। घी ग्रुप की बैंक्रप्सी लिक्विडेशन के लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। मुझे पता था वो लोग झुकेंगे। ग्रैंडपा के लिए उनका प्राइड सब कुछ था, लेकिन घी ग्रुप का उनके होते हुए बैंक्रप्ट हो जाना और पूरे बिजनेस वर्ल्ड का मजाक बन जाना उससे भी बड़ा नाइटमेयर था। बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक 2 दिन बाद ग्रैंडपा ने खुद मुझे कॉल किया। उनकी आवाज बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। उसमें पहले वाली अथॉरिटी बिल्कुल नहीं बची थी। अहयान, तुम्हारी कंडीशंस हम मान गए। इस फ्राइडे कंपनी शेयर होल्डर्स मीटिंग रखेगी, तुम बस वापस आ जाओ। उनके दिमाग में चल रहा था, जब तक घी ग्रुप बच जाए, थोड़ा सा प्राइड सैक्रिफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं। एक बार ये वापस आकर कंपनी को बचा ले, फिर इसे हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त होगा। आखिर ये घी फैमिली का ही बीज है, ये दुनिया थोड़ी ना उलट देगा। उनके ये थॉट सुनकर मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। घी फैमिली का बीज, कितनी मजेदार बात है। मैं धीरे से बोला, ठीक है, इस फ्राइडे में टाइम पर वहां पहुंच जाऊंगा। ये खबर जल्द ही पूरे बिजनेस वर्ल्ड में फैल गई। सबको लगा ये एक क्लासिक कहानी है जहां घर छोड़कर गया बेटा वापस आकर कंपनी को बचाएगा। लोगों ने सोच लिया था कि आखिर में दोनों भाई मिल जाएंगे और एक हैप्पी फैमिली रीयूनियन होगा। सब इंतजार कर रहे थे देखने के लिए कि मैं घीयान कैसे घी ग्रुप को डूबने से बचाता हूं और पूरी सिचुएशन को पलट देता हूं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं वापस कंपनी को बचाने नहीं बल्कि उसकी कॉफिन में आखिरी कील ठोकने जा रहा था। फ्राइडे को जी ग्रुप हेडक्वार्टर्स में एक शार्प ब्लैक सूट पहने और बॉडीगार्ड्स की टीम के साथ मैं उस फेमिलियर
कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। रूम शेयर होल्डर्स और मीडिया रिपोर्टर्स से भरा हुआ था जो इस खबर की वजह से यहाँ जमा हुए थे। कैमरा फ्लैशेस लगातार चमक रहे थे। सबसे आगे वाली सीट पर ग्रैंडपा बैठे थे। वो बहुत ज्यादा थके और बूढ़े लग रहे थे। उनके बगल में लाल आंखों और नफरत से भरे चेहरे के साथ जी योंग बैठा था। मैं सीधा कॉन्फ्रेंस टेबल के दूसरे सिरे पर गया और चेयरमैन वाली सीट पर बैठ गया। सब आ गए हैं, मीटिंग शुरू करते हैं, मैंने शांत आवाज में कहा। ग्रैंडपा ने मुझे देखा। उनकी आंखों में अजीब सी मिक्स्ड इमोशंस थी। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और भरी हुई आवाज में बोलना शुरू किया। आज मैंने सबको यहाँ एक ही वजह से बुलाया है। मेरे गलत फैसलों और जी योंग के एक्सपीरियंस की कमी की वजह से कंपनी इस हालत में पहुंच गई है। वो कुछ पल के लिए रुक गए, जैसे कोई बहुत मुश्किल डिसीजन ले रहे हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन के बाद हम सब एक यूनानिमस डिसीजन पर पहुंचे हैं। हम ऑफिशियली जी यान को वापस ला रहे हैं ताकि वो जी ग्रुप के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी संभाले। आज के बाद कंपनी के सभी अफेयर्स पर उनका पूरा अथॉरिटी होगा। इतना कहकर उन्होंने रोजवुड सील और एक डॉक्यूमेंट उठाया और कांपते हुए खड़े हो गए। वो मेरी तरफ चलने ही वाले थे। हर मीडिया कैमरा इसी मोमेंट पर फोकस किया हुआ था। सबको लग रहा था कि ये पावर हैंडओवर का मोमेंट है, एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन की शुरुआत। एक मिनट, मैंने उन्हें रोक दिया। पूरा रूम कंफ्यूजन में मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अपने ब्रीफकेस से डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक निकाला और लिन जू को इशारा किया कि वो हर शेयर होल्डर और रिपोर्टर को एक कॉपी दे। इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सब लोग पहले ये देख लें। ग्रैंडपा और जी योंग को भी कॉपीज मिली। जैसे ही उन्होंने ऊपर लिखे बोल्ड वर्ड्स देखे, डीएनए पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट, दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। ग्रैंडपा के दिमाग में पैनिक मच गया। कैसे? इसे ये सब कैसे पता चला? ये इम्पॉसिबल है। इस बात को सिर्फ उसके पेरेंट्स और मैं जानते थे। दूसरी तरफ जी योंग बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा था। डीएनए? ये क्या? ये करना क्या चाहता है? मैंने उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने माइक्रोफोन उठाया। सब लोगों से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे जी फैमिली में वेलकम करने से पहले एक ऐसा राज सामने लाना जरूरी है जो पिछले 20 साल से दबा हुआ है। मैं जी यान जी फैमिली का बेटा नहीं हूँ। पूरा रूम एकदम सन्न हो गया। मैंने रिपोर्ट हवा में उठाई। मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे और मेरे सो कॉल्ड पेरेंट्स के बीच का डीएनए टेस्ट है। इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि हमारे बीच 0 बायोलॉजिकल रिलेशन है। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो मैंने प्राइवेट चैनल से हासिल किया है, सिटी ए नंबर 1 हॉस्पिटल का 20 साल पुराना बर्थ रिकॉर्ड है। इस फाइल में साफ लिखा है कि 20 साल पहले मैडम जी ने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया था और उस बच्चे का नाम था जी योंग। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसका असर ऐसा था जैसे बोर्ड रूम के बीच में बम फट गया हो। हर शेयर होल्डर, हर रिपोर्टर शॉक में जम गया। क्या हो रहा है? जी यान तो जी फैमिली का सेकंड यंग मास्टर था ना? ये तो सेंचुरी का स्कूप। ग्रैंडपा ने कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाई। उनके होंठ इतने कांप रहे थे कि मुश्किल से लफ्ज निकले। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखा। क्या मैं सच में झूठ बोल रहा हूँ? मुझे लगता है सच आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। 20 साल पहले आपने देखा था कि जी योंग कितना कमजोर और बीमार था। आपको डर था कि कहीं वो जवानी से पहले ही न मर जाए और जी फैमिली बिना एयर के न रह जाए। इसलिए आपने हॉस्पिटल से एक बिल्कुल हेल्दी बच्चा उठा लिया और पूरी दुनिया से झूठ बोल दिया कि आपके ट्विंस हुए हैं, है ना? मैं धीरे से खड़ा हो गया और सबकी तरफ देखा और मैं सिर्फ एक स्पेयर टायर था। मैं बस जी योंग का शैडो था, वो बच्चा जिसे 20 साल तक आपने पाला। मैं जान लगाकर पढ़ा, मैंने दिन रात मेहनत करी, मैंने अपनी हड्डियां तक तोड़कर काम किया। मैंने जी फैमिली के लिए एक एम्पायर खड़ा किया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें लगे कि ये छोटा सा पॉन अभी भी तुम्हारे काम का है। और फिर मेरे 20th बर्थडे पर जब तुमने डिसाइड कर लिया कि जी योंग अब फैमिली बिजनेस संभालने लायक हो गया है, तुमने मुझे सीधा कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं एक आवारा कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ वापस आऊंगा और तुम्हारी पैथेटिक जिंदगी बचाने की भीख मांगेगा? मेरे हर लफ्ज ने ग्रैंडपा के सीने में छुरी की तरह घुसना शुरू कर दिया। उनका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल हुआ और फिर बैंगनी। आखिरकार उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और कुर्सी पर ही धड़ से गिर पड़े। ग्रैंडपा! जी योंग चीखता हुआ उनकी तरफ दौड़ा। पूरा बोर्ड रूम अफरा तफरी में डूब गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी रगों में बर्फ की तरह ठंडक थी। मैं धीरे से खड़ा हुआ और अपने सूट का कॉलर ठीक किया। जेंटलमैन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक पुराने झूठ का नतीजा है जो आखिरकार उन तक पहुंच गया है। मेरी नजर डरे हुए बोर्ड मेंबर्स पर घूमी। मैं आज यहाँ ये मेस साफ करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इसे खरीदने आया हूँ। मेरे लफ्जों ने रूम को एकदम खामोश कर दिया। एक बुजुर्ग बोर्ड मेंबर जो हमेशा ग्रैंडपा का वफादार आदमी रहा था, खड़ा हो गया और कांपते हुए उंगली मेरी तरफ कर दी। जी योंग, तुम नाशुक्रे पैरासाइट, बुढ़े ने तुम्हें 20 साल पाला है, क्या तुम उसकी मेहरबानी का यही बदला दे रहे हो? मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोला। अंकल वैंग, बदला? जी ग्रुप के लिए मैंने जितना प्रॉफिट जनरेट किया है उसने मेरे 20 साल के रहने खाने का खर्चा कब का चुका दिया है। प्रोजेक्ट वैंगार्ड को ही ले लीजिए, सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट ने कंपनी को 1 बिलियन से ज्यादा का प्योर प्रॉफिट दिया था। क्या सच में हमें इसका हिसाब करने की जरूरत है? मैं थोड़ा रुक कर बोला। और वैसे भी मैं कोई नाशुक्रा गद्दार नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट देखता है। मैंने लिन जाओ की तरफ देखा और उसे दूसरी फाइल्स बांटने का सिग्नल दिया। ये मेरी कंपनी शिंकी टेक की तरफ से जी ग्रुप के लिए ऑफिशियल बाय आउट ऑफर है, क्योंकि ये कंपनी इस वक्त 2 बिलियन के डेट में डूबी हुई है और बैंक्रप्सी के किनारे खड़ी है। हम 51% शेयर्स सिर्फ $1 में खरीदने को तैयार हैं। साथ ही कंपनी का हर एक डेट भी हम एब्सॉर्ब करेंगे। रूम में सन्नाटा छा गया। मैं आगे बोला, और बदले में यहाँ बैठे हर शेयर होल्डर अपने उन जी फैमिली शेयर्स को जो जल्दी ही बेकार कागज बनने वाले हैं, शिंकी टेक के फाउंडिंग शेयर्स के 0.1% के साथ एक्सचेंज कर सकता है। जैसे ही मैंने ऑफर रखा, पूरा रूम फट पड़ा। एक आधी डूबी और कर्जों में डूबी कंपनी के शेयर्स को एक तेजी से बढ़ती टेक कंपनी के फाउंडिंग शेयर्स के साथ एक्सचेंज करना, जिस
जिसकी वैल्यूएशन पहले ही 3 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी। ये हॉस्टाइल टेकओवर नहीं था, ये सीधी चैरिटी थी। अंकल वैंग तक, जो कुछ देर पहले मुझे गाली दे रहे थे, शॉक में चुप हो गए। उनके कांपते हुए हाथ बाय आउट प्रपोजल पकड़े हुए थे। आखिर वो भी बिजनेसमैन ही थे, पैसे को मना कौन करता है। जी ग्रुप की हालत क्या थी ये उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। बैंक्रप्सी सिर्फ वक्त की बात थी। मेरा यहाँ आना उनके लिए क्लिफ के किनारे पर फेंकी गई लाइफलाइन जैसा था। मैं रेडी हूँ। एक यंग शेयर होल्डर सबसे पहले खड़ा हुआ। मैं भी। जी फैमिली ने जो मेस क्रिएट किया है उससे डील करना किसी और का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अग्री करता हूँ। पहले के बाद दूसरा खड़ा हुआ, फिर तीसरा। 5 मिनट के अंदर जी फैमिली के अपने शेयर्स को छोड़कर बाहर के 40% से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और जब मैंने सेकेंडरी मार्केट से क्वाइटली खरीदे हुए शेयर्स भी ऐड किए, तब मेरे पास 51% से ज्यादा शेयर्स आ गए थे। एब्सोल्यूट कंट्रोलिंग पावर। आज के बाद जी ग्रुप नाम तो वही रखेगा, लेकिन ये अब जी योंग का जी नहीं होगा, ये जी यान का जी होगा। तभी एम्बुलेंस की सायरन की आवाज पास आती सुनाई दी। पैरामेडिक्स रूम में दौड़े और बेहोश हो चुके ग्रैंडपा को स्ट्रेचर पर लेटा कर ले गए। जी योंग उनके पीछे पीछे चल रहा था, पूरी तरह टूटा हुआ। जब वो मेरे पास से गुजरा तो रुक गया और लाल आंखों से मुझे घूरने लगा। गुयोंग, भाड़ में जाओ। मैं उसकी दिमाग की चीखें साफ सुन सकता था। इसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं शांति से बोला, गुयोंग, जिस दिन तुमने मुझे बेवकूफ समझा और मेरे 10 साल के खून, पसीने और मेहनत को मजाक समझा, उसी दिन ये एंडिंग लिखी जा चुकी थी। आज तुमने जो कुछ भी खोया है वो सिर्फ उन बीजों की फसल है जो तुमने खुद बोए थे। अब उसकी कटाई करो। मैं थोड़ा रुक कर बोला, ग्रैंडपा का ख्याल रखना। आज से तुम्हारा मंथली अलाउंस फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम्हें ट्रांसफर कर दिया करेगा। आखिर मैं कोई नाशुक्रा मॉन्स्टर नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर वही टोन यूज की जो कभी वो लोग मेरे ऊपर एहसान जताते वक्त यूज करते थे। गुयोंग गुस्से से कांप उठा, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। आखिर में वो एम्बुलेंस के पीछे एक हारे हुए कुत्ते की तरह चल दिया। बोर्ड रूम के अंदर शेयर होल्डर्स पहले ही लिंजहाओ के साथ इक्विटी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन करने के लिए लाइन लगा चुके थे। हर चेहरे पर बचा लिए जाने की राहत साफ नजर आ रही थी। मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के पास गया और नीचे चमकती हुई सिटी को देखा। आज से मेरा एरा शुरू हो रहा था। ग्रैंडपा को बहुत बड़ा स्ट्रोक आया था। डॉक्टर्स ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उनके शरीर पर उसके बुरे असर रह गए। उनका चेहरा एक तरफ झुक गया था और उनकी बातें सिर्फ टूटी फूटी आवाजों में निकलती थीं। अब वो पूरा दिन हॉस्पिटल बेड पर पड़े रहते थे। गुयोंग उनके पास बैठकर उस आदमी को देखता रहता जो कभी सबसे पावरफुल था और अब इतनी बुरी हालत में था। उसके दिल में नफरत की आग जल रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। गू ग्रुप की ओनरशिप चेंज होते ही उसके नाम की हर एसेट फ्रीज और लिक्विडेट कर दी गई थी। अब वो बस एक कंगाल आदमी था जो हॉस्पिटल के बिल्स भी मेरी चैरिटी से भर रहा था। गू ग्रुप को ऑफिशियली संभालने के बाद मैंने बिना किसी रहम के सफाई शुरू की। सबसे पहला काम था ले ऑफ्स। वो सारे नेपो बेबीज जो कनेक्शन से हायर हुए थे, वो रिलेटिव्स जो पूरा दिन चाय पीते और न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे, और गुयोंग के टाइम के सारे बूट लिकर्स, सबको मैंने निकाल दिया। वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो सिर्फ चापलूसी करना जानते थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कंपनी भर में लोग रोते और शिकायत करते फिर रहे थे। काफी लोग गुयोंग के पास भी भागे। ये सब सुनकर वो अंदर ही अंदर जलता रहता था। गुयान कमीना, ये गू फैमिली के लोगों को साफ कर रहा है। ये पूरी कंपनी को अपनी डिक्टेटरशिप बनाना चाहता है। और सच कहूं तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। मेरी कंपनी को बेकार कचरे की जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैंने शिंकी टेक्नोलॉजी की कोर टीम को गू ग्रुप के ओरिजिनल ऑपरेशंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। केनिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजिकल एज का यूज करते हुए हमने गू ग्रुप के पुराने होम अप्लायंस और रियल एस्टेट बिजनेसेस को दोबारा जिंदा कर दिया और स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जिसने उन पुरानी इंडस्ट्रीज में नई जान डाल दी। सिर्फ 6 महीनों में नए गू ग्रुप ने लॉसेस को प्रॉफिट्स में बदल दिया। स्टॉक प्राइस आसमान छूने लगा और पुराने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ दिया। शिंकी टेक्नोलॉजी और नए गू ग्रुप के मर्जर ने मिलकर 10 बिलियन से ज्यादा वैल्यू वाला बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। मैं गुयान इस एम्पायर का इकलौता किंग बन गया। एक दिन मैं ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स देख रहा था जब लिंजाओ ने नॉक करके एंट्री ली। मिस्टर जी, मिस लियू नीचे आई हैं। वो कह रही हैं कि उन्हें आपसे जरूर मिलना है। मैंने सिर भी नहीं उठाया। उसे ऊपर भेज दो। कुछ मिनट बाद लियू रियान ऑफिस में आई। वो बहुत थकी और बेहाल लग रही थी। जो शनील सूट उसने पहना था वो पिछले साल का पुराना डिजाइन था। वो मेरी डेस्क के सामने खड़ी हो गई, अपने होंठ काट रही थी और बेचारी सी शक्ल बना रही थी। आयान, मैंने आखिरी डॉक्यूमेंट पर साइन किया और फिर उसकी तरफ देखा, बिल्कुल किसी अनजान इंसान की तरह। क्या बात है? उसने गहरी सांस ली। मैंने सुना अंकल जी की तबीयत बहुत खराब है और गुयोंग भी बहुत मुश्किल में है। आयान, मुझे पता है तुम अभी भी गुस्से में हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें 20 साल तक पाला था। हमारे पुराने रिश्ते की खातिर क्या तुम गुयोंग को एक और चांस दे सकते हो? कंपनी में कोई भी छोटी मोटी जॉब दे दो, कुछ भी चलेगा। उसकी आवाज बहुत नर्म थी और उसकी आंखें इतनी सिंसियर लग रही थी जैसे वो सच में किसी और के लिए फिक्र करने वाली अच्छी औरत हो। लेकिन जो मैं असल में सुन रहा था वो बिल्कुल अलग कहानी थी। उस बेकार कचरे गुयोंग पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। गी फैमिली खत्म हो चुकी है। अब असली बड़ा आदमी गी यान है। मुझे उसी से चिपकना होगा। बस अगर मैं काफी काइंड और फॉरगिविंग बनकर एक्ट करूं तो वो जरूर हमारे पुराने रिश्ते को याद करेगा। वो हमेशा इस तरह की चीजों में फंस जाता है। एक बार मैं उसके साथ वापस आ गई तो गी यांग मेरे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। मैं अपनी चेयर पर पीछे टिक गया और उसका नाटक देखकर मुस्कुराने लगा। ल्यूरियान, तुम्हें
तुम्हें किस बात का भरोसा है कि तुम्हारे पास मुझसे नेगोशिएट करने का कोई हक है? लियू रियान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मैं बस सोच रही थी कि तुम्हें थोड़ी दया दिखानी चाहिए, मैं ठंडी आवाज में बोला। अच्छा, जब तुम सबने मुझे बेवकूफ समझा था और मेरे ऊपर पैर रखकर गुजरे थे तब तुम्हें दया याद नहीं आई? जब तुम घी योंग के साथ टोस्ट कर रही थी और चेयरमैन की वाइफ बनने का सपना देख रही थी तब तुम्हें हमारा रिश्ता याद नहीं आया? मेरे लफ्जों ने उसे बिल्कुल चुप कर दिया। मैं आगे झुककर बोला, और एक बात, क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे नहीं पता तुम आज यहाँ क्यों आई हो? तुम वापस मेरे साथ आना चाहती हो, तुम इस $10 बिलियन एम्पायर की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। मेरी आवाज बहुत शांत थी लेकिन उसके पूरे शरीर में कांप सी दौड़ गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कैसे, इसे कैसे पता चल गया? ये मेरे दिमाग को इतनी परफेक्टली कैसे पढ़ सकता है? वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। मैं उसके करीब झुककर धीरे से बोला, अपनी ये पैथेटिक स्कीम्स बंद करो। मेरी नजर में तुम एक पुराने घिसे पिटे कपड़े से भी कम कीमती हो। बाहर निकल जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। लियू रियान का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और रोते हुए मेरे ऑफिस से भाग गई। उस जैसे इंसान को एक सेकंड ज्यादा देखना भी मेरे वक्त की बर्बादी थी। लियू रियान को बाहर निकलने के बाद मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई, लेकिन घी योंग इतनी आसानी से बैकग्राउंड में गायब होने को तैयार नहीं था। जो मंथली अलाउंस में उसे भेजता था उसी पैसे का यूज करके उसने मेरे खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वो कहता था कि मैं एक नाशुक्र गद्दार हूँ जिसने अपने अडॉप्टिव फादर को गुस्से में बीमार कर दिया और घटिया तरीकों से फैमिली बिजनेस चुरा लिया। कुछ मीडिया आउटलेट्स जो सिर्फ क्लिक्स के लिए तरस रहे थे उन्होंने इस कहानी को हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया। एक ही रात में मैं पब्लिक का फेवरेट विलन बन गया, मॉडर्न जमाने के सबसे बड़े बैकस्टैबर की मिसाल। लिन जू गुस्से में न्यूज़पेपर मेरे डेस्क पर फेंक कर बोला, मिस्टर जी, ये लोग हद पार कर रहे हैं, कि हमें लीगल नोटिस भेजना चाहिए? मैं न्यूज़पेपर में छपी अपनी विलन वाली फोटो देखकर मुस्कुराया और सिर हिला दिया। जरूरत नहीं, उसे अपना नाटक करने दो, जितना ज्यादा शोर मचाएगा उतना अच्छा होगा। मैं घी योंग के थॉट साफ सुन सकता था। हाँ बिल्कुल, इस बात को और बड़ा बनाओ, पूरी दुनिया को घी यान का असली चेहरा दिखाओ, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। जब सब शेयर होल्डर्स उसके खिलाफ हो जाएंगे तब कंपनी फिर मेरी होगी। कितना मासूम और बेवकूफ था वो। क्या उसे सच में लगता था कि पब्लिक आउटरीच इतनी बड़ी कैपिटल को गिरा सकता है? मैं उसे अपने गेम्स खेलने देता रहा। वो इंटरनेट ट्रोल्स को पैसे देकर खुद को बेचारा बड़ा भाई और मुझे जालिम छोटा भाई दिखाता रहा। और जब पब्लिक आउटरीच अपने पीक पर पहुंच गया तो मैंने देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मैगजीन को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मैंने एक भी एक्यूजेशन का डायरेक्टली जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ शांति से डीएनए रिपोर्ट सामने रखती और बताया कि मुझे कैसे सिर्फ एक बैकअप प्लान की तरह पाला गया और कैसे एक दिन आसानी से साइड में फेंक दिया गया। मैंने पूरी कहानी दुनिया के सामने रख दी। साथ ही मैंने घी योंग के सीईओ पीरियड के सारे रिकॉर्ड्स और प्रूफ्स भी दिखाए। मैंने एविडेंस के साथ बताया कि सिर्फ कुछ महीनों में उसके बेवकूफाना डिसीजंस ने कंपनी को $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। जब ये सच हार्ड नंबर्स और सॉलिड एविडेंस के साथ पब्लिक के सामने आया तो पूरी कहानी एक पल में उलट गई। कल तक जो लोग घी योंग के लिए आंसू बहा रहे थे आज वही लोग उसे घिन और नफरत से देख रहे थे। अब पब्लिक की नजरों में जी योंग बस एक पैरासाइट था जिसने किसी और की जिंदगी चुरा ली थी। एक निकम्मा इंसान जो उसी आदमी को बर्बाद करने निकला था जिसने उसे बचाया था। उसे सब कुछ मिला था, सबसे बेस्ट रिसोर्सेज मिले थे, फिर भी उसने अपने हाथों से विनिंग हैंड बर्बाद कर दिया। जी योंग पूरे शहर का मजाक बन गया। जब भी वो सड़क पर निकलता लोग उसे देखकर फुसफुसाते और उंगलियां दिखाते। उसने काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई कंपनी उसे हायर करने को तैयार नहीं थी। सोसाइटी ने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया था। ये मेंटल ब्रेकडाउन उसकी सारी दौलत खो देने से भी ज्यादा दर्दनाक था। कुछ ही वक्त बाद मुझे पता चला कि वो पूरी तरह पागल हो गया है। हर रोज एक बेकार फिटिंग वाला सूट पहनकर जी ग्रुप बिल्डिंग के बाहर घूमता रहता और हर आने जाने वाले को बताता कि वही असली चेयरमैन है। एक बार मैंने उसे अपनी कार से दूर से देखा था। उसके बाल चिपचिपे और उलझे हुए थे, आंखें खाली और बेजान लग रही थी। वो लगातार खुद से ही बोल रहा था, जी यान चोर है, कंपनी मेरी है, मैं चेयरमैन हूँ। मैंने बिना किसी इमोशन के कार की खिड़की बंद की और आगे बढ़ गया। क्या वो बेचारा था? शायद, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसकी वजह वो खुद था। जी योंग के पागल हो जाने के बाद उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जब ग्रैंडपा को ये खबर मिली तो उनका पहले से कमजोर शरीर पूरी तरह टूट गया। ज्यादा दिन नहीं बीते और उनका भी हॉस्पिटल में देहांत हो गया। अपनी आखिरी सांसों से पहले वो मुझसे एक बार मिलना चाहते थे, इसलिए मैं गया। वो हॉस्पिटल बेड पर पड़े थे, इतने दुबले और कमजोर की पहचान में भी नहीं आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उनकी धुंधली आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और टूटी फूटी आवाज में बार बार एक ही बात दोहराते रहे, मुझे माफ कर दो। मैं उनके डाइंग थॉट्स भी सुन सकता था। मेरी गलती थी, मैं बहुत गलत था। काश उस वक्त मैंने तुम्हें चूज किया होता तो जी फैमिली कभी इस हालत में नहीं पहुंचती। मुझे तुमसे भी माफी मांगनी है और अपने एंसेस्टर्स से भी। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। मैं बस चुपचाप उन्हें देखता रहा जब तक उनका हाथ धीरे से बेजान होकर साइड में नहीं गिर गया। फिर मैंने आगे बढ़कर उनकी आंखें बंद कर दी। उनके साथ मेरी सारी नफरत, सारे हिसाब किताब, सारे सही गलत के फैसले भी खत्म हो गए। मौत के बाद सब कुछ बेकार हो जाता है। उनके अडॉप्टेड सन के रूप में मैंने उनका पूरा फ्यूनरल अरेंज किया। फ्यूनरल के दिन बहुत कम लोग आए। जी फैमिली के वो रिलेटिव्स जिन्हें मैंने कंपनी से निकाल दिया था मुझसे नफरत करते थे, इसलिए नेचुरली उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा। हैरानी की बात ये थी कि लू फैमिली आई। लू रियान के फादर ने मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मेरी एक ठंडी नजर ही काफी थी उन्हें पीछे हटाने के लिए। लू रियान भी वहां थी। वो एक कोले में खड़ी दूर से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स थी। वो पहले से भी ज्यादा पतली लग रही थी। मैंने सुना था कि लू फैमिली एक नया सपोर्ट ढूंढने के लिए उसकी शादी उससे 20 साल बड़े एक गंजे आदमी से करवाने वाली, लेकिन उसका फ्यूचर अब मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता।
लगता था। फ्यूनरल खत्म होने के बाद मैं अकेला टूमस्टोन के सामने खड़ा रहा काफी देर तक। हवा चल रही थी और पाइन के पेड़ों की सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे कोई धीरे से कुछ कह रहा हो। मेरी पिछली 20 साल की जिंदगी एक अजीब सपने जैसी लग रही थी। चुना जाना, एयर के रूप में तैयार किया जाना, फिर ठुकरा दिया जाना और फिर नीचे से उठकर सब कुछ वापस हासिल करना। अब आखिरकार सब कुछ शांत हो गया था। मैं झुककर व्हाइट क्रिसैंथेमम्स का एक बुके टूमस्टोन के सामने रख दिया। गुड बाय ग्रैंडपा, और गुड बाय उस जियान को भी जो कभी इतना मासूम था कि उसे लगता था अगर वो बस काफी मेहनत करे तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। 1 साल बाद शिंची ग्रुप का हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग शहर का नया लैंडमार्क बन चुका था। चेयरमैन के रूप में मैं टाइम मैगजीन के कवर पर आ चुका था और मुझे फ्यूचर बदलने वाली ईस्टर्न पावर हाउस के नाम से जाना जा रहा था। मेरे आसपास नए पार्टनर्स और नए दोस्त थे। लिंजू ग्रुप का सीईओ बन चुका था और अब पूरी तरह कंपनी संभालने के लायक हो गया था। हम दोनों ने मिलकर अपने बिजनेस एम्पायर को पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर दिया। कभी कभी मैं अब भी पास्ट के बारे में सोच लेता था, उस चमकदार बर्थडे बैंक्वेट के बारे में, जी योंग के स्मग चेहरे के बारे में और लू रियान के शर्मीले टोस्ट के बारे में। मैं ग्रैंडपा की उस कॉम्प्लेक्स नजर को भी याद करता था, लेकिन वो यादें जो कभी मुझे दर्द, गुस्सा और नफरत से भर देती थी अब सिर्फ धुंधली और बहुत दूर की लगती थी। अब मुझे लोगों के दिमाग पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैं इतना स्ट्रांग हो चुका था कि अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल कर सकता था और उनकी सारी मलेशियस स्कीम्स को इग्नोर कर सकता था। वो स्पेशल एबिलिटी धीरे धीरे मेरे दिल में आई शांति के साथ गायब हो गई। शायद उसका सिर्फ एक ही मिशन था, उस डेस्परेट रात मुझे सबका असली चेहरा दिखाना, ताकि मैं अपनी जंजीरों को तोड़कर एक नई जिंदगी में कदम रख सकूं। एक दिन मैं एक चैरिटी गैला अटेंड कर रहा था। वहां मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। एक मिडिल एज्ड आदमी जो मेरी तरह ही दिखता था। वो एक छोटी टेक स्टार्टअप का फाउंडर था, लो की इंसान, लेकिन उसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो काफी देर तक जम सा गया, फिर धीरे से मेरे पास आया और ऑकवर्ड तरीके से अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। हेलो चेयरमैन जी, मेरा नाम जैंग वेन हाई है। मैंने उसका कार्ड लिया और उसके चेहरे को देखा। अचानक मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। मैंने लिन जू को उसका बैकग्राउंड चेक करने को कहा। जो रिजल्ट्स आए उन्होंने मेरी सारी शंकाओं को सच साबित कर दिया। 21 साल पहले उसकी वाइफ ने सिटी ए फर्स्ट हॉस्पिटल में एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन पैदा होते ही उस बच्चे में सीवियर हार्ट कंडीशन डायग्नोज हुई। हॉस्पिटल ने कह दिया था कि शायद वो 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। दोनों पति पत्नी टूट गए थे, लेकिन उनकी गरीबी इतनी थी कि वो उसके इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते थे। आखिरकार बच्चा पैदा होने के सिर्फ 3 दिन बाद मर गया बताया गया। हॉस्पिटल ने डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया और यही टाइमलाइन उस दिन से सिर्फ 1 दिन पहले की थी, जब मुझे जी फैमिली अपने घर ले आई थी। अब सब कुछ समझ आ गया था। मैं वही बच्चा था जो उन सालों पहले मर जाना चाहिए था। जी फैमिली ने अपनी पावर और पैसे का यूज करके मेरी फेक डेथ करवा दी थी। उन्होंने मेरा इलाज करवाया, फिर मुझे घर ले आए अपने बैकअप प्लान के रूप में। मैं दूर खड़े जैंग वेन हाई को देख रहा था, जो किसी के साथ टेक के बारे में एक्साइटमेंट से बात कर रहा था। मेरा दिल उलझन से भर गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेटे को वो सालों पहले मरा हुआ समझ चुका है, वो अब भी जिंदा है और ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। मैं उसके पास नहीं गया। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। जो बीत गया वो बीत गया। पुराने जख्मों को फिर से खोलने से हम दोनों में से किसी को भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बदले मैंने लिंजू को कहा कि ग्रुप की तरफ से उसकी कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट क्वाइटली डाल दी जाए, ताकि वो अपने टेक्निकल बॉटलनेक्स को तोड़ सके और आगे बढ़ सके। शायद यही मेरा तरीका था उस पिता के प्यार का कर्ज चुकाने का, जो 20 साल देर से मिला। बस एक छोटा सा रीपेमेंट। जब बैंक्वेट खत्म हुआ, मैं होटल से बाहर निकला। रात में चमकता हुआ शहर का स्काईलाइन लाजवाब लग रहा था। मैंने सिर उठाकर आसमान में फैली अनंत सितारों की दुनिया को देखा। आज से मेरी जिंदगी उनके झूठ और जंजीरों से पूरी तरह आजाद है। अब सिर्फ मैं हूँ और वो सब कुछ जो मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। एक ऐसा फ्यूचर जिसका कोई अंत नहीं, एक ब्रिलियंट और लिमिटलेस फ्यूचर।